हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हमने देख चुके हैं क्या पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 छह के छह पेपर इकोनॉमिक्स के, और OCM के अंदर भी 1 से लेके 6 तक के सारे A to D, और E में भी हमारे 1 2 3 हो चुके हैं। और आज हम सेक्शन E के अंदर पेपर नंबर 4 करने वाले हैं। बेटा जी, मैं बता दूं बहुत बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर किताब छोड़ के हम गाला शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो गाला जो होता है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद करती है, एग्जाम का स्ट्रेस दूर करती है, और आपको रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो बेटा, आपको बुक्स तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ में गाला भी करनी है। अब मैं आपको ये बोलूंगा, सर क्या करें, एक काम करें, हम बुक्स पढ़ के डायरेक्ट गाला के क्वेश्चन का पेपर दे दें? ना जी, ना 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 ना। आपको क्या करो, बुक्स कंप्लीट करने के बाद गाला की ये जो मेरे वीडियोस हैं इसको सुनो। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर वीडियो की हेल्प लो। दूसरा, आप एक और मदद कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं आपकी, क्या आपको मैं PDF दे रहा हूं। तो बेटा जी, वो PDF और मेरे वीडियो दोनों को सुनोगे जो आपने किताब में पढ़ा था ना, वो सब रिकॉल होने लगेगा। और जैसे ही एक बार सुन लो, फिर उसको अच्छे से याद करो और उसका फिर 3 घंटे बैठ के एग्जाम में दो। तो देखो क्या मस्त आप पेपर लिखते हो। पेपर अच्छे लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बेटा, गाला जो है आपको मदद करेगा आपका एग्जाम का जो स्ट्रेस है डाउन करने में। आप जब पेपर लिखोगे, आपको ये मोटिवेशन देगा कि हाँ, एनकरेजमेंट देगा, एग्जाम का फियर हटाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाला भी आपको करनी चाहिए, ताकि आपको ये मालूम पड़ेगा एग्जाम में एग्जाम पैटर्न कैसी होती है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जो रहने वाला है सेक्शन E पेपर नंबर 4 का। बड़ा ही मजेदार होगा और बड़ा ही धमाकेदार होगा। हम चलेंगे बुलेट की स्पीड से। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग हमारा सेक्शन नंबर E। तो ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, ओके। तो ये है हमारा पेपर नंबर 4 सेक्शन नंबर E। पहला लिखा हुआ है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं और ये हमको इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर हैं, उसके क्या क्या रोल होते हैं। तो पहला वो बेटा जी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। वो क्या होते हैं? दे आर द ट्रस्टीज, द मेन अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस होते हैं, टू सिलेक्ट द CFO, higher officer, and to assign them authority and responsibility। ये क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं हर एक मैनेजमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड, जैसे प्रोडक्शन का हेड, सेल्स का हेड, परचेज का हेड, पर्सनल का हेड, फाइनेंस का हेड, हर एक का हेड डिसाइड कर अपॉइंट करते हैं, उनको देते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सैंक्शन करते हैं हर कि भाई प्रोडक्शन वाले देखो तू इतना खर्चा कर सकता है, फाइनेंस वाले तू इतना खर्चा कर सकता है, सेल्स वाले तेरा बजट ये है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का बजट कौन सैंक्शन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अबाइड बाय द लेबर लॉ, ये जो होता है जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी लॉ का कुछ भी वायलेशन हो या तो लॉ का जो कंप्लायंस होता है, उसकी मेन जवाबदारी होती है उसके टॉप लेवल डिपार्टमेंट की। तो दे आर अबाइड, मतलब वो बंधे हुए होते हैं लेबर लॉ से। They take care the interest of all the different stakeholder to take the strategic decision। जितने भी important objective decision है, business से related decision है, वो सारे decision कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। जितनी भी complex problem, क्योंकि normal problem तो bottom level पे होती है, जो complex होती है, जो unsolved होती है, जो unpredictable होती है, वैसे सारे decision को solve करना किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, इनका काम होता है जो ऑब्जेक्टिव हमने मिडल मैन को दिया हुआ है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको सुपरवाइज करना भी इन्हीं का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ईयर एंड होता है, जब कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिविडेंड में देना है, कितना अपने पास रखना, कितना री इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। एंड लास्ट है टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। और ये लास्ट में एक एनालिसिस, एक वो रिपोर्ट्स, क्योंकि जितने भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट है वो मिडल मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है, और मिडल मैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने हर एक
रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं और उसमें फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये रिपोर्ट अगर ये प्रोडक्शन अच्छा क्यों नहीं हुआ, इसमें इतने वेस्टेज क्यों हुए, सेल्स यहाँ पे डाउन क्यों हो गया, इस तरह के अलग अलग चीजों को वो एनालिसिस करते हैं ताकि वो अपने जो स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर, उनको प्रॉपर जवाब दे सके। ओके जी, तो ये था हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इन डिटेल। ओके, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग होता है जो हमारी प्लानिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, जो एक्टिविटी टू बी परफॉर्म करनी है इन एडवांस, कौन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, टू व्हाट एक्सटेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर कवर होती है। जैसे हम प्लानिंग करते हैं घूमने जाने की, चलो गोवा जाएंगे, गोवा कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितने, कौन कितने कितने जाएंगे, कहां रुकेंगे, सब कुछ क्या होता है हम प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग होती है। ओके, प्लानिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर एक्टिविटी जो अंडरटेकन करनी है, जिसको हम पहले से वेल इन एडवांस डिसाइड करते हैं एंड प्लान ऑन हाउ टू डू दिस एक्टिविटी, और हम प्लान करते हैं कि कैसे ये एक्टिविटी करनी है। प्लान इज क्या होता है? प्लानिंग इज अ टास्क ऑफ चूजिंग। ये प्लानिंग क्या होता है? टास्क ऑफ चूजिंग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूछा था बेटा जी, मैं वापस बोलूंगा आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं लिखना, डायरेक्टली जंप मत मारना वरना आपका एक नंबर कट सकता है, आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा। इसलिए इंट्रो सबसे बेस्ट लिखना क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है? ये यूनिवर्सल होती है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग को एक जगह ही दिखती है, ये हर जगह होता है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है क्योंकि बेसिक फंक्शन होता है, अगर आपने प्राइमरी फंक्शन ही नहीं किया तो बाकी आगे कैसे बात बढ़ेगी। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस होती है बेटा जी, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं जिसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमको मेंटल एंड कॉन्शियस डिसीजन लेने पड़ता है। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सके। ये प्रिसाइज होता है, बी स्पेसिफिक होता है, ये काम ये करेगा, इतने बजे करेगा, इतने टाइम में किया जाएगा। हर एक प्लानिंग के अंदर प्रिसाइज डिसीजन लिए जाते हैं। फोरकास्टिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम फ्यूचर जो अनप्रिडिक्टेबल है उसके बारे में क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, यहाँ पे हम अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से मेरे पास प्लानिंग के अंदर, अगर सपोज मेरे को बाहर जाना है घूमने, जैसे मैंने आपको बोला गोवा जाना है, गोवा जाना है तो कैसे जा सकता हूं मैं? बस से, ट्रेन से, प्राइवेट ओन व्हीकल से। सर मैं तो खुद की बाइक लेके जाऊंगा। हाँ, तो ये भी तो प्लानिंग का हिस्सा है, कौन कौन से जाना है, फिर उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। ठीक है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कौन कौन से होंगे उसके अंदर क्या करना, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। कंसर्न विद द फ्यूचर है क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की जाती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि एक बार प्लान किया मतलब खत्म नहीं होगा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है क्योंकि प्लानिंग ऐसे कोई फालतू चीज की नहीं की जाती, हम कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, कोई मिशन विजन को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। एंड रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, यहाँ पे हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए तो इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, इसलिए तो इसको मेंटल प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए तो इसको डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। बढ़िया हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है बेटा जी? जो ट्रेनिंग होती है ना ये एम्प्लॉय की होती है, डेवलपमेंट होता है ये टॉप अथॉरिटी का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो दोनों के अंदर सेम चीज होती है, मतलब दोनों के अंदर इंपार्टिंग मतलब शेयर करना, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, लेकिन ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को। और यहाँ पे भी इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे प्रोफिशिएंसी, उसका काम का प्रोफिशिएंसी बढ़े। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, वो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे हम किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। यहाँ पे किसको देते हैं? टॉप लेवल। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी वर्क। तो ये रहा, ये जो हमने ऊपर मैंने आपको बोला कि नीचे लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एनहांस देयर लेटेंट कैपेसिटी। लेटेंट कैपेसिटी का मतलब उनकी सोच बदलना, उनकी थिंकिंग को ब्रॉड करना, उनको वो सब चीजें को सोचना कि क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में जिससे बिजनेस ग्रो हो सके, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिससे बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। मतलब उनकी लेटेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करना, मोल्डिंग करना, उनकी पर्सनालिटी को। बेटा मोल्ड करना मतलब उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, सो दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी जो डायरेक्टर होता है ना कंपनी को, वो प्रेजेंट करता है, वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। वो जैसे मुकेश अंबानी है या तो कोई भी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो प्रेजेंट करता है खुद को,
सबके सामने। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कंपनी इमेज क्या होती है कि ये जो डायरेक्टर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई कंट्री के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो ही इज नॉट श्री नरेंद्र भाई मोदी, ही इज प्रेजेंटिंग द करोड़ ऑफ इंडियंस। ठीक है, ये करोड़ों इंडियन को प्रेजेंट करते हैं, तो वो बोला जाता है कि भाई ये इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर खुद को प्रेजेंट नहीं करता, वो पूरी कंपनी को प्रेजेंट करता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए वो कंपनी को का अच्छा दिखे, कंपनी दिखे कि हाँ कंपनी का एक अच्छा डायरेक्टर है, इसीलिए तो उनको क्या क्या किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनकी लैटेंट कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, उनकी मोल्डिंग पर्सनालिटी को इंक्रीज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, सेंटर पॉइंट यहां पे हम जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एम्प्लॉय को इंपार्टिंग नॉलेज कर रहे हैं, तो उसका मेन सिर्फ एक ही है, वर्क इफिशियंसी होना। क्या काम अच्छा हो, ये बढ़िया ढंग से काम कर सके, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, इसका वेस्टेज डिक्रीज हो सके, ये हमारा काम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, प्रोबेबल चैलेंजेस कौन कौन से होंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आएगा, वो उसको एनालिसिस करो। आप जाओ वहां पे ट्रेनिंग लेके देखो कि हमारे लिए कौन कौन से नए स्कोप बिजनेस के हो सकते हैं, हमारे बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सब चीज को एनालिसिस करो। वो सब कहाँ आएगा, डेवलपमेंट में। और किसका करें डेवलपमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, यहाँ पे टाइम और एक्सपेंस, क्योंकि ये छोटे लेवल पे है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म होता है, यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म होता है और एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे कौन इंपार्ट करता है, यहाँ पे कंपनी का मालिक को, मतलब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बंदा है वो खुद भी कर सकता है, या तो हम एक्सपर्ट या तो सुपरवाइजर को भी बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कंपनी का बंदा नहीं चलेगा, क्योंकि हमको वो सब चीज देखनी जो हमको दिख नहीं रही है, वो कौन दिखाएगा, एक एक्सपर्ट ही दिखा सकता है। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट ऑफ वेरियस फील्ड वाले ही हमको उस चीज का नॉलेज दे सकते हैं। टू होम यहाँ पे किसको देते हैं, तो हमको मालूम पड़ेगा, स्टाफ एट द बॉटम लेवल, यहाँ पे क्या किसको दिया जाता है, डिपार्टमेंट का हेड होता है वो, और टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है उन्हीं को दिया जाता है डेवलपमेंट। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, डिफाइन द मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर। मोटिवेशन क्या होता है बेटा जी, मोटिवेशन होता है जब हम एक व्यक्ति को मोटी नहीं कहते, गंदे बच्चे, अगर तूने किसी को मोटी बोला ना, ते को कूट के पीट देगी वो। मोटिवेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं बच्चा लोग। मोटिवेशन बेटा जी मैं बोलूं, किसी के भी चरित्र को लेके, किसी के फिगर को लेके, किसी के रंग रूप को लेके कभी भी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कितनी बार वो चीज उसके हाथ में होती नहीं है, कितनी बार उसको जन्म से ही वो प्रॉब्लम होती है कि उसका शरीर फुला फुला सा होता है। ठीक है, या तो कोई कितना भी खा ले ठूस ठूस के, लेकिन वो पतला का पतला रहता है। तो किसी को उसको फिगर को लेके ऐसा किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि कोई भी कलर को लेके। ये कलर भगवान का रूप है, हमको हर एक कलर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके जी, तो मैं ये बोल रहा हूं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग। मोटिवेशन ऐसी प्रोसेस होती है जो लोगों को इंस्पायर करे टू परफॉर्म द एक्शन। मतलब कि बेटा क्या होता है, सपोज मैं तेरे को बोलूं कि जा ये जो दीवार तो दिख रही है ना, अरे मेरे पीछे वाली नहीं, तेरे घर के पीछे वाली। तो इन शॉर्ट कोई भी दीवार, अगर मैं तेरे को बोलूं कि जा ये XYZ दीवार तोड़, क्या तू तोड़ेगा? नहीं तोड़ूंगा। अरे सर पागल हो क्या, मैं दीवार तोड़ने बैठूंगा? लेकिन मैं बोलूंगा कि ये दीवार के पीछे सोना चांदी छुपा हुआ है, अब क्या करेगा? सोना और चांदी दोनों का भाव बढ़ रहा है, सब तोड़ेंगे, लाओ आड़ तो जो मिल जाए उससे तोड़ेंगे, और आज की आज ही तोड़ देंगे। मैं बोला तोड़ दे भाई, आपने तोड़ा और उसके पीछे निकला क्या? सोना चांदी चरम पास। बोले सर ये क्या था? मैंने बोला तुमने सुना ही नहीं, उससे पहले तोड़ने लगे, हम भी क्या करें। मतलब क्या हुआ, वैसे तो तुम दीवार नहीं तोड़ते, लेकिन क्योंकि मैंने तुमको सोना चांदी बोला, वैसे तुम्हारे मन में क्या फूटा? लड्डू फूटा। वाओ। तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको मोटिवेशन क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है टू परफॉर्म एन एक्शन। आई होप आपको मजा आया होगा। ओके, तो टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे मोटिवेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि वो डिजायर्ड जो कोर्स ऑफ एक्शन जो उससे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम कि तू ये कर सकता है, वो तू करे। ठीक है जी। ओके जी, आगे बेटा जी कुछ लोग
मैं आपको एक चीज खाली 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करना चाहूंगा। बेटा आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले। आप बोलते हैं अरे मम्मी पापा यार શું આખો દિવસ તમે મારી જાન ખાઈ જાઓ છો, એક વખત મારી પાસે જોઈને તો જો આ બુક કેટલી મોટી છે, કેટલી અઘરી છે, તમે તો પોતે તો ભણ્યા નથી ને મને ભણ્યા 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 ભણ રાતે કીધા કરો છો। बेटा जी मैं आपको खाली ये बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स जब आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं, स्कूल की फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, टैबलेट चाहिए, और आपको चाहिए क्या? वो आपसे खाली छोटा सा एक काम मांग रहे, पढ़ ले। बेटा अगर वो तुमको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि चलो मम्मी पापा आपने मेरे को ये फैसिलिटी दी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और वो दर दर भटकते हैं, जिनमें नॉलेज होता है, अक्ल होता है, दिमाग होता है, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण बेटा वो पढ़ नहीं पाते। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर तुमको फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर तुमको ये सारा मिल रहा है तो तुम करो ना यार। तुमको करना क्या है, पढ़ना ही तो है ना। एक बार अगर तुमने नहीं पढ़ा, मैं तुमको सच बोलूं कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। जाके तुम बाहर मार्केट में जाओगे विदाउट एनी डिग्री, घिसाते हैं बरोबर का अपने आप को। डी मार्ट के अंदर या तो कोई भी तुम स्टोर्स के अंदर जाओ, 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे की जॉब करवाते हो, मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो बेटा जी तो या तो आपके अंदर कुछ अच्छी लायकात है तो वो लायकात को डेवलप करो, वो कोई आर्ट है कोई कला है तो उसको डेवलप करो, और नहीं है तो फिर बेटा जी पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि आज के युग में, आज के टाइम पे आपको पढ़ाई ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, रील्स, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गपशप, गॉसिप, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो 12th है ना वो एक ही बार आएगा। तो बस मैं आपको ये बोलूंगा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लगा दो पूरा दम, अपनी पूरी ताकत लगा दे और बोल कि मेरे में जितना दम है ना, ये 2 महीने में मैं झोंक दूंगा और फिर जो होना है सो। लेकिन ये 2 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे मेरे को आने वाले टाइम पे मेरे को प्राउड होगा कि वाह मैंने क्या प्रिपरेशन की थी मेरे 12th बोर्ड की। ओके चलो, तो मोटिवेशन हमारा बहुत हुआ, क्योंकि मोटिवेशन जैसे एक गाड़ी को बेटा, एक कार को, एक बाइक को, एक साइकिल को ग्रीस की जरूरत होती है, उसको ऑयल की जरूरत होती है, वैसे ही हम इंसान को भी मोटिवेशन की जरूरत है। और मैं आपको एक और चीज बोलूं, मोटिवेशन सिर्फ आपकी एज में नहीं चाहिए होता है, वो 20 साल को भी चाहिए होता है, 30 साल वाले को भी, 40 को भी, 50 को भी, 60 को भी, 70 को भी, 80 को भी, 90। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक, मतलब बचपन से लेके जब से उसका जब से वो समझना करता है लोगों चीजों को, तब से लेके जब तक भगवान के पास प्यारा होता है तब तक उसको मोटिवेशन की जरूरत होती ही होती है कोई भी काम के लिए। तो मैं बस ये बोलूंगा कि जो चीज हाथ में लिए हो उसको बहुत अच्छे से काम करो, उसका ये जो टाइम मिल रहा है इसका बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। ओके चलो आते हैं हमारे मोटिवेशन के ऊपर। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन जो हमको इंस्पायर करे, जो हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, उसे ही मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग होती है विच इनकरेज पर्सन टू वर्क। ये पर्सन को अंदर से लगता है, बेटा आपके पेरेंट्स आपको बोल बोल के थक जाएंगे आप नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से निकला कि मेरे को अपने 12 बोर्ड में 80% लाने, मेरे को आगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे मुकाम पे लेना, जब आपके अंदर से निकलता है तो आप खुद ही एनकरेज हो जाते हो काम को करने के लिए। ओके तो मोटिवेशन किस प्रकार का होता है, मोटिवेशन कैसे मिलता है? कितनी बार फाइनेंशियल मिलता है, कितनी बार नॉन फाइनेंशियल मिलता है, कितनी बार एमिनिटीज, कितनी बार अनसेटिस्फाइड नीड्स की ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को ये सब चाहिए, और उसके लिए वो मेहनत करता है। तो ये भी तो एक प्रकार का मोटिवेशन है। ओके तो मोटिवेशन इज दैट स्टेटस ऑफ माइंड दैट लीड टू वर्कर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, दैट वर्कर को वो ऑब्जेक्टिव की तरफ खींचता है। दस द मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर क्या है, लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमको क्या पूछा है बेटा जी? हमको पूछा हुआ है इसके फीचर। ओके तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं वो बताते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये इंटरनल फीलिंग जो अंदर से आता है।
ठीक है। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, आपको मोटिवेशन के अंदर लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसके उसके हिसाब से ही हमको उस सामने वाले को मोटिवेशन करना पड़ता है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, जब हम कोई भी व्यक्ति को मोटिवेशन करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एक बार मोटिवेशन दिया फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार उसको मोटिवेशन करना पड़ता है। रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर, जब लोग मोटिवेट होते हैं, अच्छा काम परफॉर्म करते हैं तो वेल सेटिस्फाई होता है, तो वो उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, तो इससे लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ अ गोल, जब हम मोटिवेशन करते हैं तो लोग अपना परफॉर्म अच्छा करते हैं, जब वो परफॉर्म अच्छा करेंगे तो उनको इंसेंटिव अच्छा मिलेगा, और जब उनको इंसेंटिव अच्छा मिलेगा तो पर्सनल लेवल पे भी उनके गोल अचीव होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दोनों लेवल पे गोल अचीव हो रहे हैं। ये एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर हम लोगों की नीड, डिजायर, इमोशन, विल पावर सबको एकदम भाग मिलकर भाग, तो वो उसको दिखाता है 7.9 कि भाई इतने सेकंड के अंदर तेरे को कंप्लीट करने का है, और वो कागज हमेशा उसको मोटिवेट करता है कि ये करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों की नील पावर को जगाते हैं, उसके इमोशन को जगाते हैं, उसके डिजायर को, उसके नीड्स को जगाते हैं। एडेप्टिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मोटिवेशन हेल्प करता है एम्प्लॉय को टू एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इजीली। कितनी बार है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आता है, सपोज के पहले के टाइम पे लोग रेडी नहीं थे कि हम फिजिकल काम करें, हम कंप्यूटर पे काम, नो नो नो, ये कहा है ABCD छोड़ो, हाथ से काम करते जाओ। लेकिन क्या हुआ बेटा जी, हमने उनको समझाया भाई जो हाथ से काम कर रहे हो उसको करने में 10 घंटे लगते हैं, वही तो कंप्यूटर पे काम करेगा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 8 घंटा बच रहा है। अब बोल 8 घंटा बच रहा है, क्लरिकल मिस्टेक दूर हो जाएगी, सब कुछ काम ऑटोमेटिक होगा, फॉर्मूलेस, MS एक्सेल, MS ऑफिस, और वाह यार हाथ से लेटर नहीं लिखने पड़ेंगे, हाथ से टोटल नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब ऑटोमेशन होगा, मैं करूंगा कंप्यूटर पे काम। तो ये क्या हुआ, जब हम मैनुअल काम कर रहे थे, इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया उसके ऊपर शिफ्ट, और एक बार जब वो शिफ्ट हुआ फिर बोले कि हाँ सर थैंक यू, आपने हमको मोटिवेट किया, बाकी हम तो कभी भूल के भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लोग है ना चेंज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन जब ऐसा मोटिवेट किया जाता है तो ऑटोमेटिक वो रेडी हो जाते हैं। टूल टू गेट कोऑपरेशन, यहाँ पे मोटिवेट करके कितने लोगों को बोला जाता है कि देखो भाई हमारे पास है ना हजारों का ऑर्डर आया हुआ है, और है ना हमको ये ऑर्डर 3 दिन में देना है। अब क्या है, सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है, लेकिन क्योंकि हमको 3 दिन में देना है तो हमको ये सैटरडे संडे चालू रखना पड़ेगा, और ऐसा होगा ना तो मैं इसके बदले आपको क्या करूंगा, डबल सैलरी दूंगा, आपको भी फायदा होगा और मेरा ये क्लाइंट भी नहीं जाएगा। तो क्या तुम आओगे? हाँ सर, आप बोलो ना क्यों नहीं आएंगे। तो बेटा जी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी मिलता है कि ठीक है यार ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन मेरे को डबल सैलरी दे रहा है, तो क्यों मैं ना आऊं। तो वहां पे क्या होता है, वो एम्प्लॉय सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, मोटिवेशन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मोटिवेशन क्या है, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। द मैनेजर हैव टू गेट द वर्क डन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। अगर आपको किसी और से काम करवाना है उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं, और ये जो काम है ये ऐसे तो नहीं करेगा, कोई राह चलते इंसान को बोल के भाई चल मेरा ये काम कर देना या प्लीज प्लीज, करेगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप उसको इंसेंटिव दोगे, मोटिवेशन दोगे, कुछ बोलोगे तो बोलेगे हाँ ठीक है चल यार तू मेरा दोस्त है, कर देते हैं। तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स, मतलब एम्प्लॉय से, एंड नॉट फ्रॉम द फिजिकल सोर्स। देयरफॉर टू मोटिवेट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो ये थे मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटा जी कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन, जब मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाता हूं तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब आप अपने दिल की बात मुझे कमेंट में लिखते हो, टक 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 सर मजा आ गया, टिक 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 सर बहुत अच्छा पढ़ रहे, टक 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 सर सर आपकी नोट्स हमको बहुत एनर्जेटिक पहुंचा रही है, हमारा टाइम कम कर रही है, टक 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 सर सर थैंक यू सो मच, ये सब एफर्ट्स के लिए। तो वो बातें, वो कमेंट्स भी मेरे दिल तक पहुंचता है, दिल तक। तो लिखा करो, अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। पहला कम्युनिकेशन को समझो। कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, थॉट्स, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन का होता है। कम्युनिकेशन ये सब होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? हम ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और रिपोर्ट्स को देते हैं, अटेंडिंग कंप्लेंट करते हैं, सॉल्विंग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यही सब चीजें तो क्या होती है? कम्युनिकेशन होता है। मगर इसमें बहुत सारी रुकावट आती है। कितनी बार प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता जिसके कारण काम ढंग से नहीं होता। सो कम्युनिकेशन इज अ ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मिस्टेक, क्योंकि मानस मात्र भूलनो पात्र, अपने गुजराती में कहावत है। क्या कहावत है? मानस मात्र भूलनो पात्र। तो बेटा जी मिस्टेक होना, एस्टिमेशन लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो मिस अंडरस्टैंडिंग, जब एक लेडी खड़ी थी झाड़ के अंदर तो एक भाई ने बोला भाई लुक द मिस अंडरस्टैंडिंग। अरे मजाक कर रहा हूं। ओके। डिस्ट्रेस होने लगता है, फियर होने लगता है। ये सारी चीजें तो हमको रुकावट पैदा करती है। सच बैरियर कैन बी एज फॉलो। तो हम उसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से बैरियर। तो पहला है लेक ऑफ प्लानिंग। क्या है? लेक ऑफ प्लानिंग। बेटा जी अगर हमने कोई भी चीज का प्लान नहीं किया ना प्रॉपर्ली, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्लान, इफ नॉट प्रॉपर्ली प्लान, द सेंडर मे गिव रॉन्ग, अनक्लियर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा? अगर हमने चीजों को पहले से प्लान करके नहीं इन्फॉर्म किया तो जो सेंडर है, जिसको हमने बोला कि इंफॉर्मेशन दे देना, हमने वो क्या करेगा? वो उसको इनकम्प्लीट या तो अनक्लियर या तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर क्या हुआ? कितनी बार फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे मैंने बोला पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। आपने सुना क्या? पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। कॉमा का ही तो फर्क था सर, दोनों सेंटेंस एक ही बोले। ये हुआ फॉल्टी ट्रांसलेशन। मैंने बोला कुछ, आपने समझा कुछ। ओके। तो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर रिसीव मैसेज फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजर विच मे नॉट हैव इन द मदर टंग। कितनी बार क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको लिख के देता है। अब ये सर जैसे कि साउथ में बैठे हैं, ठीक है, साउथ वाला बैठा और यहाँ से बंदा गया हुआ है हमारे सपोज पंजाब से, हमारे गुजराती भाई लोग गया है साउथ में काम करवा माटे, ठीक है, कई जगह इडली डोसा खावा माटे સાઉથમાં ગયા છે, ત્યાં સાઉથમાં કન્નડ લેંગ્વેજમાં એમને કશું કીધું, કન્નડમાં કીધું કે કાલે રજા નથી અને તમે એને સમજો, તમે એને પોતે જ ટ્રાન્સલેટ કર્યો અને તમે એમને એવી રીતે સમજ્યા કે ભાઈ કાલથી આવતા 5 દિવસ રજા જ છે, તમે બધાને કહી દીધું કે બોસનું ઓર્ડર છે 5 દિવસ સુધી કોઈને આવવાનું નથી, લા તારી જોબ ગઈ। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाला अपनी मदर टंग में बोलता है जो मिडिल लेवल वाला समझता नहीं है, ठीक है। वाइल ट्रांसलेटिंग एंड पासिंग देम टू द लेवल चांसेस ऑफ एरर में अकर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कितनी बार ये बैरियर क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन के कारण भी होता है। तो जब हमने ढंग से प्लान करके इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया हो या तो हमने फॉल्टी ट्रांसलेशन किया हो, मतलब हम अपनी मदर टंग में भेजा जिसको सामने वाले को समझ नहीं आता। अनक्लियर मैसेज, हमने अनक्लियर, भाई तू एक काम करजे, काले है ना ત્યાંથી મારું એક બોક્સ આવવાનું છે तो ये रिसीव કરીને પેલી જગ્યા પહોંચાડી કાઢજે। अब कहाँ से आने वाला है, कहाँ पहुंचाना है वो तो बता, बस आटલું જ લખેલું હતું। तो जब आपका अनक्लियर मैसेज होगा तो क्या सामने वाले को क्या तंबूरा मालूम पड़ेगा। ओके। तो मैनी टाइम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, यहाँ पे अनक्लियर होता है, पुअरली अरेंज होता है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन को रोकता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, यहाँ पे कितनी बार क्या होता है, ऐसी चीजें लिखी होती जो प्रिसाइज नहीं होती, जो स्पेसिफिक नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है हमको एजम्पशन लेने पड़ता है। मैसेज बेस्ड ऑन गैस वर्क, यहाँ पे बहुत सारे गैस वर्क होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं होता, इट इज नॉट क्लियर। शॉर्टेज ऑफ टाइम, कितनी बार क्या होता है इंफॉर्मेशन है ना लास्ट मोमेंट पे दी जाती है। डिसीजन डिपेंड ऑन द टाइमली इंफॉर्मेशन, इफ द इंफॉर्मेशन इज डिलेड इट लॉसेज इट्स वैल्यू एंड कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। मतलब बेटा जी क्या, जैसे आपने क्या किया, आपने ना शनिवार को, जैसे शनिवार को 10 बजे, शाम को 7 बजे ऑफिस क्लोज होती है। कितने बजे होती है ऑफिस? 7 o'clock पे, 7 PM पर क्लोज होती है। आपने 8 PM पे ईमेल डाला सभी एम्प्लॉय को, भाई काले रजा नथी, शनिवार रविवार रजा नथी, बधाने आवानुं छे। अरे बेटा लेकिन सब 7 o'clock पे छोड़ के चले गए, बंद करके अपने अपने घर पे कल्टी मार लिए,
अब तुम 8 बजे बोलोगे तो कोई आएगा क्या? बोलो ना, कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट्स क्या है, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई चीज को कन्वे किया, लेकिन वो ऑलरेडी आप डिले हो चुकी है, तो फिर उसका उतना वैल्यू नहीं रह जाता और वो जो कम्युनिकेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ओवरबर्डन ऑफ कम्युनिकेशन, बेटा जी आप जिसके थ्रू अपना मैसेज भेज रहे हो, अपना मैसेज भेज रहे हो, अगर वो क्या है, ओवरबर्डन है, तो उससे क्या होगा, वो कुछ मैसेज भेज पाएगा और कुछ मैसेज नहीं भेज पाएगा। कितनी बार मैनेजमेंट क्या करता है, अपने पीए को बोल देता है, अपने असिस्टेंट को बोल देता है ये मैसेज डाल देना, और वो असिस्टेंट बहुत ज्यादा ही बिजी हो तो वो क्या कितनी बार भूल भी जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। इन लार्ज इंडस्ट्री ओवरलोड एम्प्लॉय में निगलेक्ट कम्युनिकेशन कॉजिंग क्या होता है, वो मैसेज भेज नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस ऑफ मैसेज, कितनी बार क्या होता है, इतने सारे मेल ठोकते हो कॉर्पोरेट के अंदर, हर एक चीज के अंदर, अरे बेटा तुमने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है। अगर कॉर्पोरेट के अंदर काम क्या होता है, छोटी छोटी चीज के लिए भी एम्प्लॉय अगर दूसरा बाजू में बैठा है ना, बाजू में एम्प्लॉय बोलेगा यार ये काम कर दे, मेरे एंड से काम हो गया तू काम कर दे, वो बाजू वाला क्या बोला, पहला मेल डाल, बच्चे जो काम करे इस, बोल रहे यहाँ मेल क्या डालना, जब मैं तेको बोल रहा हूँ कि मेरा टास्क खत्म हो गया, अब तेको आगे काम करना है और मैं तेको बोल रहा हूँ तो तू काम शुरू क्यों नहीं करता? ना ना हूं नहीं शुरू करूं, तू पहला मेल डाल, 25 हूं आगे बढ़ीस। इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है रियल में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा जी हर एक चीज के लिए इतने मेल, और उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है हर चीज अगर मेल से आएगा तो उसका रिस्पॉन्स करना, वरना मत करना। इसलिए कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना, वो अगर जब तक मेल नहीं डालेगा तो सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और उस चक्कर में करता है ये मेलबाजी चलती है, इसने मेल डाला, उसने मेल डाला, उसने मेल डाला, उसने मेल होता रहता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि कुछ मैसेज हमारे छूट जाते हैं देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ सॉरी ओवरबर्डन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे ओवरलोड एम्प्लॉय में निगलेक्ट कम्युनिकेशन कॉज इंफॉर्मेशन सेंड इम्प्रॉपरली, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ मैसेज, यहाँ बता मैन मैसेज और एम्प्लॉय आर inattentive or careless, a message are ignored and causing communication barrier। मतलब क्या होता है, कितनी बार एम्प्लॉय होता है, हाँ यार જોઈશું यार मेल तो લખેલું છે આઈ વાંચી લઈશું, क्या भागी રહ્યો છે मेल, और मालूम पड़ा कि उसके अंदर तो एम्प्लॉय को बोला था कि आपको 1 बजे यहाँ पे जाना है, आपने मेल पढ़ा 2 बजे, अरे मेरे को तो वहां पे जाना था, मैं तो मेल ही नहीं पढ़ा यार। अब वो उस मेल का कोई रिलेवेंस है नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन आपको है ना, जो मैसेज है उसको प्रॉपर टाइम पे पढ़ना पड़ता है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपका मिसकम्युनिकेशन होगा। सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर मीडियम, जब आप क्या करते हो कोई मीडियम भेज रहे हो, जैसे कि प्यून है, प्यून, और हम एज्यूम करते हैं कि या तो प्यून है, ऑफिस बॉय ले लो, ऑफिस बॉय है जिसको सपोज के पढ़ना नहीं आता, क्या नहीं करना आता, ऑफिस बॉय को पढ़ना नहीं आता। अब आपने उसका ईमेल खुलवा दिया, उसको ईमेल दे दिया कि ले भाई ऑफिस बॉय XYZ कंपनी लिमिटेड। अब आपने उसको ईमेल तो दिया, लेकिन वो ईमेल का करेगा क्या जब उसको पढ़ना नहीं आता, सपोज सिक्योरिटी गार्ड है उसको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो फिर सपोज आप उसको मेल करके क्या करोगे, हैं मेल करके करोगे क्या? तो यही तो है कि आप जब इम्प्रॉपर मीडियम कर रहे हो, क्योंकि सपोज इंग्लिश पढ़ना नहीं, उसको गुजराती पढ़ना आते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में ठोके जा रहे हो, ये धनाधन તમે કાલે લેટ કેમ આવેલા, why did you came late today, you have to sit late today, you have to come on the Sunday too, ऐसे ऐसे ईमेल डालोगे, वो आएगा ही नहीं, वो बोलेगा साહેબ મને ગુજરાતી ખબર નથી પડતી અને તમે મને મારો મેલ આપીને તો કરવાનું શું છે मारे। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे इम्प्रॉपर मीडियम से भी क्या होता है, बेरियर के अंदर प्रॉब्लम आती है। फिर डिस्ट्रस्ट एंड फियर, कितनी बार क्या होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बोला कि भाई सारे एम्प्लॉय जो लास्ट वीक या तो लास्ट महीने में जो 1 घंटे से ज्यादा लेट थे, कितने जो 1 घंटे से ज्यादा लेट थे, उनको हम पेनल्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेनल्टी। और उनको पेनल्टी कितनी लगेगी, सपोज ₹2000, 2000 की पेनल्टी लगी, आपकी सैलरी में से 2000 कटेगा। अब जिस बंदे को बोला कि भाई मेल डाल फटाफट, अब जिस बंदे को टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला, वो बंदा खुद ही 5 घंटे लेट आया था पिछली बार, अब वो अपने 10,000 कैसे जाने देगा? अब वो जो बंदा जिसको ईमेल करना है, वो उसने बोला अरे यार पिछले महीने जो लेट आया था उसको 1000 की पेनल्टी है, वो 5 वखत आवेलो, એટલે હું અગર આ મેલ નાખીશ તો પહેલો પત્તો તો મારો જ કપાશે, એક કામ કરું હું મેલ જ નહીં નાખું।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैरियर टू कम्युनिकेशन होगा। तो जब डिस्ट्रेस होता है, जब फियर होता है, तब ये सारी चीजें होती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन फियर एंड डिस्ट्रेस, एम्प्लॉय डाउट करता है मैसेजेस को, ऑफन डिसऑर्ट और हाइड करता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट या तो विच वीकन द कम्युनिकेशन। ओके जी, तो ये था हमारा क्या, बैरियर। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सिखाया। ये वाला माय फेवरेट सर जी, 3 टायर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या होता है फटाफट देखते हैं। 3 टायर सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में 3 होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम होता है, याद रखना, और स्टेट और नेशनल लेवल कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम, स्टेट और नेशनल लेवल कमीशन होता है। अब इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले फटाफट सुनते जाना, फटाफट सुनते सुनना रे मेरे दोस्त। यहाँ पे ये जो होता है ना, ये फॉर्म, उसको सेटअप कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। उसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होने चाहिए। ये जब भी आप कंपनसेशन डिमांड क्या कर रहे हो, कंपनसेशन डिमांड कर रहे हो, तो अगर आपका कंपनसेशन की अमाउंट कितनी है, ओनली अप टू 20 लाख है, तो फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम और उसको बोले कौन बोलेगा, कंज्यूमर। क्यों किसको बोलेगा, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम का। क्यों बोलेगा, क्योंकि जो मेरा जो सेलर है, मेरा जो प्रोड्यूसर है, मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने मेरे को ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं की और उसके बदले में उससे 2 लाख का कंपनसेशन मांगता हूं। ठीक है, तो 20 लाख से कम है, हाँ जी, तो आप उसके सामने कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे वो जो है ना, सेंड कंप्लेन, वो जो है दोनों पार्टी को, वो जो ये फॉरम है, ये दोनों पार्टी को बुलाएगी, भाई इसने आपके सामने कंप्लेन रखी है, दोनों पार्टी को हर्ट किया जाएगा। और वो चाहे तो उसने बोला कि जैसे ये प्रोडक्ट था जिसके अंदर मैंने खाया हो, मेरे को क्या हो गया, मेरे को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट को, उसके जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराएगा, कौन, जो जज है वो, और फिर उसके बेस पे वो डिसीजन देगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्यवाही की जाती है, जो भी प्रोसेस की जाती है, उसके अंदर अगर सपोज मैन्युफैक्चरर पे पेनल्टी ठोक दी कि यार मैन्युफैक्चरर जे नो चलबे, ये तूने अच्छा काम नहीं किया, इसके साथ तेरे ऊपर 100% पेनल्टी, तो बेटा जी वो क्या करेगा, ना 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 ना, 100% पेनल्टी नहीं चलेगी। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ योर डिसीजन। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इसके सामने आवाज उठाना चाहता हूं। तो वो कहां जाएगा, स्टेट लेवल के पास जाएगा। सपोज अगर उसने कंज्यूमर को बोला, कंज्यूमर को क्या बोला, कि कंज्यूमर को बोला कि भाई ये जो तुम्हारा केस है ना स्ट्रांग नहीं लगता, ये जो मैन्युफैक्चर वो सही काम कर रहा हूं। कंज्यूमर बोलेगा ये क्या है, मैंने आपको सबूत दिया है, मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया है, फिर भी आपने मैन्युफैक्चर की साइड ले नहीं चोल पे। वो क्या करेगा, इसके सामने अपील करेगा। तो अपील कहाँ करने जाएगा, विद इन 30 डेज के अंदर उसको कहाँ, जैसे ही ये ऑर्डर आएगा वो कहाँ जाएगा, स्टेट लेवल कमीशन में जाएगा। तो स्टेट लेवल कमीशन में कौन जा सकता है, जो भी व्यक्ति यहाँ इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है वो स्टेट लेवल कमीशन के पास जा सकता है। और रुको, अगर आपने जो कमीशन मांगा था, वो कमीशन कंपनसेशन मांगा था, वो मांगा था 50 लाख रुपया। कितना, 50 लाख रुपया। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला बोलेगा ना 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 ना, 20 लाख तक ही तुम्हें पास आ सकता है, 50 लाख के लिए मेरे पास नहीं आ सकता। तो बोलेगा तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां, तो बोले कि तू डायरेक्ट कहां जा, स्टेट लेवल के पास जा। कहां जा, स्टेट लेवल। अगर आपका कंपनसेशन 20 लाख से ज्यादा है तो डायरेक्ट स्टेट लेवल, और अगर 20 लाख से कम है तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जाओ। वहां से अगर सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर ऊपर वाली अदालत मतलब स्टेट लेवल कमीशन में जाना। और सर अगर सेटिस्फाई हो तो मजे करो, कोई बात नहीं। ओके, स्टेट लेवल कमीशन के अंदर भी क्या होता है, स्टेट लेवल नाम ही सजेस्ट करा, उसको भी सेटअप कौन करेगा, तीन लोग, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी कितने मेंबर, 3 मेंबर, उसमें से एक कौन होगी, वुमन होगी। ओके, यहाँ पे लिमिट क्या होती है, अगर आपका कंपनसेशन 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम होगा तो ठीक है। यहाँ पे जो हियरिंग है वो कितने दिन के अंदर, फ्रॉम द 30 डेज, ऊपर हमने देखा 30 दिन के बाद यहाँ पे हियरिंग एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोनों पार्टी को एग्जामिन किया जाएगा, रिपोर्ट चाहे तो लैब की रिपोर्ट मंगा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आइदर वो स्टेट लेवल के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि स्टेट लेवल ऑर्डर देगा, ऑर्डर किसको देगा, दोनों, या तो मैन्युफैक्चरर को देगा या तो कंज्यूमर को देगा। इसमें से कोई भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता, ना 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 ना, ये आपने अच्छा नहीं किया, दूसरा बोला नहीं 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 बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो जो जिसको लगता है कि अच्छा नहीं किया वो कहां जाएगा, वो जाएगा नेशनल लेवल कमीशन का। कितने दिन के अंदर जाएगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर।
ओके अब नेशनल लेवल के अंदर क्या होता है, तो नेशनल लेवल क्योंकि नेशनल की बात है तो उसको सेटअप कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, ऊपर वाले दोनों के अंदर दो दो मेंबर, तीन तीन मेंबर थे, लेकिन इसके अंदर 5 मेंबर आ गए, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या होता है, जो इसका प्रेसिडेंट मतलब जो हेड होता है वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ पे कौन से चीज आते हैं, अगर अगर बेटा जी आपका जो कंपनसेशन देखो ना, अगर आपका कंपनसेशन अप टू 20 है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओ, कंपनसेशन 20 से ज्यादा, 1 से कम है तो यहाँ पे स्टेट के पास आ जाओ, और आपका कंपनसेशन 1 से भी ज्यादा है, 1.5 करोड़ का कंपनसेशन है, तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, ना तो डिस्ट्रिक्ट में ना स्टेट में, आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, नेशनल लेवल कमीशन के पास चले जाओ, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे स्टेट कमीशन आपको हियर करती है, चाहे तो लेबोरेटरी में प्रोडक्ट टेस्ट करवा देती है और उसके बेस पे अपना डिसीजन देती है। अगर अभी भी आपको लगता है कि ना ना सर ना, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा कि भाई तेरे को आवाज उठानी है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में गया, हाँ वहां से सेटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं इसलिए तो मैंने स्टेट में गया, स्टेट में जाने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं 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 इसलिए तो मैं नेशनल में आया था, तो नेशनल से भी सेटिस्फाई, अरे नहीं भाई नहीं, मैं स्टेट भी सेटिस्फाई नहीं, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। तो तू कहाँ जा सकता है, लास्ट में लास्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो बेटा जी ये थे हमारे पेपर नंबर 4 के मैंने आपको सेक्शन नंबर ई का बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया है रिवीजन। बताना जरूर आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। तो बेटा जी मजा आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताना जरूर, मैं आपको कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।